स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे हम हर चीज के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं और एक प्रॉपर डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला जनरेट होकर मिलता है। कोरोना लॉस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही चीजों पे डिपेंडेंट है। ये कंडीशन ऑफ लाइन पे डिपेंडेंट है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फैक्टर है उस पर भी डिपेंडेंट है। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर कभी भी रैंडम चेंज होता ही रहता है, क्योंकि हम हमारा एटमॉस्फेयर पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो जो आयनाइज चार्ज कैरियर हैं, जो आयनाइज चार्जेज हैं अराउंड द कंडक्टर सरफेस, वो क्या करते हैं, एनर्जी किससे लेते हैं? जो अराउंड, अगर हम बात करें यहाँ पे कोरोना लॉस कैसे हो रहा है, तो अराउंड द कंडक्टर जो आपके चार्जेज हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि आयनाइज चार्जेज हैं। तो आयनाइज चार्जेज क्या करते हैं, ये कैसे आयनाइज हुए हैं, गैस कैसे एनालाइज हुए? ये एनालाइज ऐसे हुए कि उन्होंने सप्लाई से कुछ एनर्जी गेन करी, तभी तो ये आयनाइज हुए। ये क्या करते हैं, टेक एनर्जी फ्रॉम सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी सप्लाई से लिया इन्होंने, तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी एनर्जी कन्वर्टेड ईदर इन ग्लो। ग्लो का मतलब क्या हो गया, ल्यूमिनस एनर्जी में, यानी आपको जो पावर दिख रही है, क्लियर, ईदर इन ग्लो और इन नॉइज, यानी आपका जो एनर्जी था वो एनर्जी ग्लो में या लिमिनस पावर में या फिर नॉइज में कन्वर्ट हुआ। नॉइज में कन्वर्ट क्या होने क्या मतलब है, इस एनर्जी को आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी आपकी जब यूज नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, ये आपका पावर लॉस का ही टर्म होता है कि नॉइज के टर्म में या ग्लो के टर्म में आपका पावर लॉस हो रहा है कि आप उसे यूज नहीं कर पा रहे। जब पावर लॉस होगा तो ऑब्वियस की बात है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डिक्रीज। ठीक है? तो ये होता है आपका कोरोना लॉस। ठीक है? तो कोरोना लॉस के लिए कोई मतलब प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है, बस एक रिसर्चर के थ्रू, मतलब बहुत सारे रिसर्च किए गए और बहुत सारे रिसर्च के बाद केवल एक कंक्लूजन पे आपका फाइंड आउट हुआ कि इस फॉर्मूले से हम अप्रोक्सीमेटेड कोरोना लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। यानी एक तरह से एक इंपेरिकल फार्मूला दिया गया, और ये इंपेरिकल फार्मूला दिया गया दो साइंटिस्ट के द्वारा। तो एक फार्मूला आपका है पीक्स फार्मूला जो जनरली यूज होता है, और दूसरा आपका है पीटरसन फार्मूला, वो हम देखेंगे पीटरसन फार्मूला हम कम यूज करते हैं। तो इंपेरिकल फार्मूला इज गिवन आफ्टर सेवरल रिसर्च, बहुत सारे रिसर्चेस के बाद ये फार्मूला दिया गया। और उस फार्मूले का नाम है, पहला हम देखेंगे पीटरसन फार्मूला, देन हम देखेंगे पीक्स फार्मूला, देन हम देखेंगे पीटरसन फार्मूला। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला वन, यानी जिसको हम बोलते हैं पीक फार्मूला। क्लियर? तो पीक्स फार्मूला जो कोरोना लॉस के लिए है वो है आपका पीसी इक्वल टू 241 इंटू 10⁻⁵, क्लियर, इंटू एफ प्लस 25/del air density factor, air density correction factor into R by D, radius and space in between conductor into V माइनस VC का स्क्वायर। क्लियर? V यहाँ पे पर फेज वोल्टेज होता है, इसकी ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे VP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो इसकी यूनिट आती है वो आती है किलो वॉट पर किलोमीटर पर फेज। यानी ये जो फॉर्मूले से आपने पावर लॉस कैलकुलेट किया है, ये पर फेज पावर लॉस है और पर यूनिट लेंथ यानी पर किलोमीटर। क्लियर? तो किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं आपका किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज लिख देते हैं, दोनों चीजें सेम है। तो यूनिट आपकी किलोवाट पर फेज
पर किलोमीटर भी हो सकता है, क्लियर, यानी पर यूनिट लेंथ आपका ये पावर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एक फिक्स फॉर्मूला है। और एक्चुअली क्या है कि ये तो दो फॉर्मूले होते हैं ना, दो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं। मतलब वो दो अलग अलग चीजों का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मेन जो फोकस होता है वो वीपी बाई वीसी रेशियो का होता है। वीपी बाई वीसी का जो रेशियो है, अगर वो 1.8 एक वैल्यू ली गई, ये जो वीपी बाई वीसी की जो वैल्यू है अगर लेस देन 1.8 है, तो उस कंडीशन में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला होगा, क्लियर, ठीक है। अगर आपका यही जो आपका वीपी बाई वीसी जो आपका सॉरी वीपी बाई वीसी जो है आपका अगर ग्रेटर देन लेस देन 1.8 होगा, तो उस कंडीशन में आप पीटरसन फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे पीटरसन पीटरसन फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर। और अगर वीपी बाई वीसी ग्रेटर देन 1.8 है, तो उस कंडीशन में आप इस फिक्स फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो कोरोना लॉस प्रीडोमिनेंट मतलब एक फैक्टर है, एक तरह से आप इसे एक टिपिकल फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये सेवरल रिसर्च के बाद ये फॉर्मूला आपको दिया गया। क्वेश्चन इस पे सीधा सपाट क्वेश्चन आता है, सारी वैल्यूज दे दी गई रहती है और आपको केवल आंसर निकालना होता है। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये चीज ध्यान रखना, ये नॉर्मल वेदर कंडीशन के लिए, ये नॉर्मल वेदर कंडीशन के लिए किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर नॉर्मल वेदर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपका जो पावर लॉस होगा पर यूनिट लेंथ पर यूनिट फेज, वो ये फॉर्मूला निकल के आता है, क्लियर। अगर यही फाउल वेदर या बैड वेदर कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था आपको, जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, क्लियर। तो उस कंडीशन में फॉल वेदर की कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा। अगर जनरली वीसी की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, तो जो फाउल वेदर कंडीशन में फॉर्मूला निकल के आता है वो मैं लिख रहा हूँ, फॉर फाउल वेदर कंडीशन यानी बैड वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन जो पीक फार्मूला हो जाता है उसमें कुछ होता नहीं है, बस वीसी की जगह पे हम वीसी से कम वैल्यू यानी 0.8 वीसी लेते हैं, यानी पीसी इक्वल टू 241 इंटू 10 पावर -5 इंटू एफ प्लस 25 बाई डेल रूट आर बाई डी वीपी माइनस वीसी की जगह पे क्या हो जाएगा 0.8 वीसी का होल स्क्वायर किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। केवल वीसी की जगह पे आपका 0.8 वीसी आ जाता है फॉर अ बैड वेदर कंडीशन और फॉर अ फॉल वेदर कंडीशन। ये चीज ध्यान रखना, ये सारी वैल्यूज क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्लियर। ये तो एक अप्रोक्सीमेशन निकाला जाता है कि हाँ कोरोना लॉस इतने के अबाउट है, तो आप उस हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करिए ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी रिसीविंग एंड पे मिल सके, क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा हुआ होगा कि फिक्स फार्मूला होता क्या है और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम फार्मूले में देख रहे होगे कि जो आपका कोरोना लॉस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, वो डिपेंड कर रहा है एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर यानी प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर पे, वो डिपेंड कर रहा है कंडक्टर के रेडियस पे, वो डिपेंड कर रहा है आपका मतलब जो आपका कंडक्टर के बीच का स्पेस है डी है उस पे, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सप्लाई वोल्टेज पे, आपका सप्लाई वोल्टेज क्या है, उसकी फेज वैल्यू कितनी आ जा रही है। वो डिपेंड कर रहा है क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। वो क्या था हमारा, वीसी इक्वल टू था हमारा आर जी नॉट डेल एम एल एन डी बाई आर, ये ये चीज हमारा था। और यही विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज के टर्म में भी हमने कैलकुलेट किया था, तो प्लस क्या हो जा रहा था, 1 + 0.3 अपॉन रूट आर डेल के बराबर आ जा रहा था, वो चीज निकल के आ रही थी, ठीक है, ठीक है। जी नॉट की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे जी नॉट की वैल्यू होती है हमारी 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, तो ये चीज होता है। तो अभी हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस, तो वो चीजें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, क्या क्या चीजें उसको प्रभावित कर सकती है, ये चीज जनरली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये ध्यान रखना एक एक क्यू में वो केवल और केवल फिक्स फॉर्मूले पे ही पूछा जाए, पीटरसन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि ये जो फॉर्मूला गिवन है, ये
अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला निकल के किसके लिए आता है, VP/VC मस्ट बी ग्रेटर देन 1.8। क्लियर। इसके अलावा रेडियस की जो वैल्यू होती है वो भी अप्रोक्सीमेटली 0.25 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये मतलब जो रिसर्च किया गया उस रिसर्च से ये सारी चीजें निकाली गई कि रेडियस की वैल्यू भी 0.25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। क्लियर। VP/VC भी क्या हो, 1.8 से ज्यादा हो। जो फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी का जो डेविएशन हो वो 25 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। तो पावर फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज पे होता है, तो वो तो इन बिटवीन है ही। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको फिक्स फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये सारे कंडीशंस पुट करके ये रिसर्च किया गया और ये फॉर्मूला आपका निकाला गया। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा, क्या फॉर्मूला है कोरोना लॉस का। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पीटरसन फॉर्मूले की तरफ। पीटरसन फॉर्मूला, पीटरसन ने भी बहुत सारे रिसर्च किए हैं इसके पीछे, और तब जाके उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। तो इस ये फॉर्मूला किस केस में आता है, VP/VC की वैल्यू लेस देन 1.8 हो। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है कोरोना लॉस का, ये PC इक्वल टू होता है 1.11066 इंटू 10⁻⁴ इंटू F इंटू V² अपॉन ln/r का होल स्क्वायर इंटू एक फैक्टर आ जाता है। ये फैक्टर डिपेंड करता है, जहाँ पे एफ जो होता है वो डिपेंड करता है VP/VC के रेशियो पे। ये इसकी यूनिट भी किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर ही होता है। और जो एफ होता है, एफ जो फैक्टर एफ की वैल्यू होती है, फैक्टर एफ डिपेंड्स ऑन रेशियो VP/VC। यानी VP/VC का रेशियो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, आपका एफ का वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें इतने डिटेल में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पीटरसन फॉर्मूला जनरली हम यूज नहीं करते। लेकिन अगर कंडीशन में क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में कभी कभी ये पूछ देता है कि मतलब कोरोना लॉस क्या होगा, या फिर कौन सा फॉर्मूला हम प्रीफर करेंगे। तो उस केस में आप सिंपली VP/VC का रेशियो देख लिया करो, और उसके हिसाब से आप बता सकते हो। हालांकि AKTU में आपसे केवल और केवल फिक्स फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पीटरसन फॉर्मूले में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों मतलब फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है किसी भी कीमत में। याद करने के लिए बहुत मतलब ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। 241 इंटू 10⁻⁵ फ्रीक्वेंसी के साथ F+25 आता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कंपटीशन वगैरह में सीधे सीधे कोरोना लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं है। PC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25। इस चीज ध्यान रखिएगा, F+25। यानी अगर किसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे, मान लो मैंने तुमको एक न्यूमेरिकल दिया कि 50 हर्ट्ज पे, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो मैंने तुमको एक न्यूमेरिकल दिया, एक क्वेश्चन दिया, इफ कोरोना लॉस एट 50 हर्ट्ज इज 25 वाट मान ले रहे हैं हम। ठीक है। देन फाइंड कोरोना लॉस एट 25 हर्ट्ज। लोग क्या करते हैं, सब कहते हैं कि कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो PC1 अपॉन PC2 कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या लिख के चले आएंगे, F1/F2। क्लियर। और PC1 हमने मान लिया कि PC1 हमारा क्या है, 25 वाट है। PC2 हमें निकालना है। F1 की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी हुई है, और F2 की वैल्यू क्या दी गई है, 25 हर्ट्ज। क्लियर। इसको हमने PC1 मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है F1 हो गया, और ये आपका F2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग PC2 निकालना है। ये 2 आ गया, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो PC2 की वैल्यू आ गई 12.5 वाट। ये क्या है आपका, ये गलत हो गया। दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये एक रॉन्ग अप्रोच। आपने फॉर्मूले में क्या देखा है कि PC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25। तो मैं ये 2 नंबर में क्वेश्चन मतलब मैं तो पूछ ही सकता हूँ
यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों में क्वेश्चन आ सकता है कोरोना लॉस से रिलेटेड कि आपको एक फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू दे दी और दूसरी फ्रीक्वेंसी से आपसे वैल्यू पूछ ली। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, PC1/PC2 इक्वल टू F1+25 अपॉन F2+25 करना पड़ेगा। क्लियर? तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 50+25 अपॉन यहाँ पे 25+25। क्लियर? ये आ जाएगी 75/50। क्लियर? PC1 की वैल्यू कितनी है मेरी, 25 वाट अपॉन PC2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75/50, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और PC2 की वैल्यू क्या आ गई, 50/3 वाट। देखो यहाँ भी आसानी से 12.5 वाट आ रहा है, लेकिन ये गलत वैल्यू है। सही वैल्यू क्या होगी, 50/3 वाट के बराबर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग बताने के बाद भी गलती करते हैं। तो हमें देखना कि फॉर्मूले में एफ प्लस समथिंग है या सिंपली एफ है। क्लियर? तो पीक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोरोना लॉस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25 होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर अपने दिमाग में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, del is the air density correction factor, r is the radius of conductor, d is the space between the conductor, vp is the per phase voltage of the line, लाइन का पर फेज वोल्टेज है ये, और वीसी आपका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होता ही होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखते हुए आपको सारी चीजें करनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस। क्या क्या फैक्टर जो है वो कोरोना लॉस को अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना। अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो जो कोरोना लॉस होता है उसको अफेक्ट करने के लिए तीन कंडीशन मेजर होते हैं। इन तीन कंडीशन में सब पार्ट आ जाते हैं। अगर हम देखें, अगर मैथमेटिकली भी फॉर्मूले को देखो तुम लोग, तो फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, सप्लाई वोल्टेज आ रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल टर्म है, रेडियस आ रहा है, स्पेस बिटवीन द कंडक्टर आ रहा है जो कि मैकेनिकल टर्म है, यानी उसके अलावा आपका क्या आ रहा है, एयर डेंसिटी फैक्टर भी आ रहा है, और जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज में फाउल वेदर कंडीशन की वजह से जो 0.8 VC हो जा रहा है वो भी कंडीशन आ रहा है। क्लियर? तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। फाउल वेदर कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यानी तीन मेजर चीजें हैं जिसपे आपका कोरोना लॉस इफेक्ट करता है, यानी फैक्टर इफेक्ट करते हैं कोरोना लॉस को। वो तीन चीजें हैं, पहला है आपका एटमॉस्फेरिक फैक्टर। क्लियर? सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रिकल फैक्टर, जो आपके इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स हैं वो, एंड थर्ड वन इज द जो कंडीशन ऑफ लाइन फैक्टर, यानी मैकेनिकल जो फैक्टर है वो, कंडीशन ऑफ लाइन फैक्टर। ये तीन मेजर फैक्टर होते हैं जिसपे ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं। तो हम एक एक करके सारे फैक्टर को देखते जाएंगे और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक फैक्टर की, तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर को हमने देखा है, तो वहां पे क्या आता है, पहला चीज प्रेशर आया। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो एयर डेंसिटी फैक्टर जो होता है यानी डेल, डेल में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक प्रेशर होता है। क्लियर? तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक प्रेशर है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो अगर प्रेशर बढ़ाया हमने तो डेल की वैल्यू बढ़ी, अगर मैंने बी को बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल की वैल्यू मेरी बढ़ी। और जब डेल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर डेल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, फॉर्मूले को देखो, अगर डेल की वैल्यू बढ़ी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हेलो, कोरोना एफ घटेगा प्लस पीसी। 25/डेल है। अगर डेल की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, पैसा बढ़ गया, डेल की वैल्यू बढ़ गई, डेल की वैल्यू बढ़ने पे क्या होगा, कोरोना लॉस डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज करे। ठीक है, और प्रेशर किसको अफेक्ट कर सकता है इसके अलावा,
और प्रेशर किसको इफेक्ट करेगा, कौन बताएगा? VC को। हेलो, बीसी, वेरी गुड। देखो यहाँ पे दो चीजें हमें मतलब ध्यान में रखनी है। एक तो आपका जो पीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपी माइनस वीसी स्क्वायर है, मैं मैकेनिकल टर्म में नहीं जा रहा हूँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल। क्लियर? तो मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं वीसी को देखूं तो वीसी क्या है? वीसी क्या है वैल्यू? आर जी नॉट डेल एम एल एन डी बाई। क्लियर? यानी वीसी जो तुम्हारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल। डेल बढ़ा तो वीसी की वैल्यू बढ़ी। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं प्रेशर के बारे में बात करूँ, एक एक फैक्टर को मैं लेकर चलूंगा। पहले मैंने एटमॉस्फेरिक फैक्टर लिया है, उसमें प्रेशर लिया है। मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। क्लियर? तो मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया। क्लियर? तो एक फैक्टर क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज का भी है। तो डेल इंक्रीज करने पे क्या होगा? आपका वीसी का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। जब वीसी इंक्रीज करेगा तो जो वीपी माइनस वीसी का स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब निगेटिव टर्म इंक्रीज कर गया तो ऑब्वियस सी बात है वीपी माइनस वीसी कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिक्रीज हो जाना। यानी इन दो कंक्लूजन से आप क्या देख रहे हो कि कोरोना लॉस एक फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है? कोरोना लॉस अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल फैक्टर पे फोकस करूं, क्लियर, ठीक है, तो कोरोना लॉस क्या हो रहा है? एक फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है? हेलो, देखो यहाँ पे डेल मैंने बढ़ाया, ठीक है, 1/डेल की वैल्यू क्या हो गई? कम हुई। 1/डेल कम हुआ तो पीसी की वैल्यू कम हुई, एक फैक्टर ये। डेल बढ़ाया तो बीसी की वैल्यू बढ़ी, बीपी माइनस बीसी आपका घट गया। क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो दोनों साइड बीपी माइनस बीसी अगर हमारा घटा तो उस कंडीशन में क्या हो गया? बीपी माइनस बीसी घटने का मतलब पीसी घटा। तो दोनों कंडीशन में अगर आप बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कोरोना लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर हम बैरोमेट्रिक यानी प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, एक टर्म हम देखते हैं लेकिन दूसरा टर्म हम देखते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरा टर्म भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना पहला टर्म प्ले कर रहा है। क्लियर? यानी अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो कुल मिला के क्या होगा? आपका कोरोना लॉस रिड्यूस होगा। अगर प्रेशर को मैंने डिक्रीज किया तो कोरोना लॉस बढ़ेगा। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में पहला कंडीशन क्लियर है आपको? क्लियर? हेलो, यस सर। बढ़ाने पे क्या हो रहा है आपका? आपका कोरोना लॉस रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? अगर प्रेशर मैंने इंक्रीज किया तो कोरोना लॉस रिड्यूस हुआ। अब सेकेंड टर्म में हम बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर की। क्लियर? ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या होगा? वही एयर डेंसिटी फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट फिर से आ जाना है। बस इसमें क्या हो जाएगा? अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अगर मैंने आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एयर डेंसिटी फैक्टर क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर डेल्टा का आपको फार्मूला याद हो तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? 3.92 बी अपॉन 273 प्लस पी के बराबर। तो जब आपका टेम्परेचर, ये डिग्री सेल्सियस में था, जब आपका टेम्परेचर इन केल्विन अगर मैं बात कर लूँ तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर मान लो बढ़ी, या स्मॉल टी ले लो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, टेम्परेचर आपका बढ़ा तो एयर डेंसिटी फैक्टर क्या होगा? रिड्यूस होगा। जब एयर डेंसिटी फैक्टर रिड्यूस हो रहा है तो डायरेक्टली, वो डायरेक्टली भी कोरोना लॉस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ड्यू टू द क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज भी वो कोरोना लॉस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक तो डायरेक्टली आपका पीसी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होगा? वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी?
डिक्रीज होगी। जब VC डिक्रीज होगा तो VP माइनस VC का स्क्वायर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब VP माइनस VC का स्क्वायर इंक्रीज होगा तो कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कुल मिला के आपने क्या देखा कि दोनों फैक्टर की वजह से, यानी टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हैं तो कोरोना लॉस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। क्लियर। तो फिर से वही ओवरऑल कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, क्लियर, देन आपका क्या होगा, कोरोना लॉस, पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर सबको ये चीज, ठीक है। हेलो। Yes, sir. किसी को डाउट है कोई? सो ये पीसी इंक्रीज नहीं होगा? अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो डेल की वैल्यू रिड्यूस होगी। यस सर। ठीक है, डेल की वैल्यू रिड्यूस हुई तो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीसी है, तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज आएगा। ठीक है, ओवरऑल पीसी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ गलत लिखा है मैंने। पीसी क्या हो रहा है, दोनों जगह पे इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इंक्रीज होना है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका कोरोना लॉस बढ़ता जाता है। क्लियर। ये दो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है, इसके अलावा तीसरा एटमॉस्फेरिक फैक्टर है, जैसा मैंने बताया था कि फाउल वेदर कंडीशन होता है। यानी डस्ट की बात कर लें, डस्ट एंड डर्ट, क्योंकि बहुत टाइम तक आप घर में भी देखते हैं तो बहुत छोड़ देते हैं तो धूल मिट्टी क्या होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं अगर आप सफाई नहीं करते हैं। तो अगर डस्ट और डर्ट बढ़ा तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या बताया था मैंने, हेलो, डस्ट और डर्ट की वजह से क्या होता है, जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, Increase हो जाती है। हेलो, कम हो जाती है, कम हो जाती है कम हो सर। जाती है। जब ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है VP माइनस VC की वैल्यू क्या हो जानी है, VP माइनस VC का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। जब ये बढ़ जाएगा तो कोरोना लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसीलिए फाउल वेदर कंडीशन मैंने वहां पे क्या लिख दिया था, 0.8 VC। क्लियर। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज फिक्स होता है तो VP से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिक्स टर्म फिक्स है। मैकेनिकल टर्म भी हम यहाँ पे फिक्स लेके चल रहे हैं, हम केवल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे फोकस कर रहे हैं। तो आप इस तरह से ये भी कह सकते हो कि डस्ट और डर्ट की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो डाउन होगी, जिसकी वजह से आपका आयनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज भी कम होगा। जब क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कम होगा तो VP में VP का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोरोना लॉस बढ़ जाता है। तो डस्ट और डर्ट की वजह से क्या हो रहा है, कोरोना लॉस इंक्रीज कर रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें, फिर से वही एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या आ जाएगा, रेन, स्नो, फॉग, ये सब क्या है, ये भी तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। ये भी क्या होंगे, कंडक्टर के पेरिफेरी पे इकट्ठा होंगे। स्टॉर्म हो गया, बहुत ज्यादा तेज तूफान आ गया, क्लियर, ठीक है, बर्फबारी हो गई, आंधी आ गई, ये सब चीजें क्या है, फाउल वेदर कंडीशन है। तो फाउल वेदर कंडीशन में क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज डाउन होता ही होता है। तो आप चाहें तो डस्ट एंड डर्ट मैंने अलग इसलिए लिखवाया क्योंकि डस्ट एंड डर्ट फाउल वेदर कंडीशन की वजह से नहीं है, कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी मेंटेनेंस अगर आपका कंडक्टर है तो नॉर्मल भी अगर विंड फ्लो कर रहा है, नॉर्मल भी चीजें रखी हुई हैं तो उस पर डस्ट आता ही आता है, तो धीरे धीरे डस्ट बढ़ता ही जाता है। उस डस्ट की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज डाउन होना ही होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट डाउन होना है, तो उस वजह से कोरोना लॉस बढ़ जाएगा। रेन, स्नो, फॉग, ये तो फाउल वेदर कंडीशन में आते हैं, ये तो फाउल वेदर कंडीशन है। फाउल वेदर कंडीशन में तो आपका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज हम जनरली क्या ले लेते हैं, अगर वो VC है तो 0.8 VC हमने ले लिया था फॉर्मूले में, तो उस वजह से अब VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सब चीजों की वजह से, स्टॉर्म वगैरह, हेल वगैरह की वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे VC इज नाउ 0.8 VC। यानी VC की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो जब VC रिड्यूस हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, VP माइनस VC का होल स्क्वायर इंक्रीज कर जाएगा और पावर लॉस भी
बढ़ जाएगा, इन कोरोना लॉस इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकते हैं जिन पे ये सारी चीजें डिपेंडेंट है। अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स की। अगर मैं इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स की बात करूं तो मेजर इलेक्ट्रिकल फैक्टर क्या होंगे? फॉर्मूले में देखो, कौन बताएगा मेजर इलेक्ट्रिकल फैक्टर क्या क्या होंगे फॉर्मूले में? ये जो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और है, फेज वोल्टेज। मेजर इलेक्ट्रिकल फैक्टर क्या क्या है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी है और फेज वोल्टेज है। गुड, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी एंड फेज वोल्टेज। मेजर इलेक्ट्रिकल टर्म का मतलब होता है सप्लाई। जो सप्लाई मिल रही है उस लाइन को, वो है मेजर इलेक्ट्रिकल फैक्टर। तो मेजर इलेक्ट्रिकल फैक्टर क्या है? पहला है आपका सप्लाई वोल्टेज, और दूसरा है आपका सप्लाई वोल्टेज का मतलब यहाँ पे हम वीपी लेंगे। पर फेज वैल्यू की बात करें तो वीपी लेंगे। अगर मैं वीपी को इंक्रीज करता हूँ, मान सप्लाई वोल्टेज में बढ़ाते जा रहा हूँ, तो वीपी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वीपी माइनस वीसी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो कोरोना लॉस भी बढ़ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लाई। अगर जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है वो अगर आप इंक्रीज करो, क्लियर, सप्लाई को आपने इंक्रीज किया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? F+25 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज ध्यान देना जरूर से। F+25 बढ़ जाएगा। जब F+25 बढ़ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोना लॉस है उसके, तो ऑब्वियस सी बात है कोरोना लॉस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यानी हायर फ्रीक्वेंसी जितना लेते जाएंगे हम, कोरोना लॉस आपका बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फैक्टर्स आपको क्लियर है? क्लियर? Yes. हायर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि अगर हार्मोनिक्स हैं, देखो हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है? थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, एंड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ एफ हो गया, 5 टाइम्स ऑफ एफ हो गया, 7 टाइम्स ऑफ एफ हो गया। तो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ ही रहा है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ड्यू टू हार्मोनिक्स, ड्यू टू हार्मोनिक्स देयर इज मोर कोरोना लॉस। ऑब्वियस सी बात है कि हार्मोनिक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा? कोरोना लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपका कंटेंट, अगर मान लो फंडामेंटल कंपोनेंट के अलावा आपके थर्ड हार्मोनिक कंटेंट भी आ गया, थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया? एक वेव ऐसा भी आ गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ एफ है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यानी कोरोना लॉस बढ़ गया। तो हार्मोनिक्स होने की वजह से भी कोरोना लॉस बढ़ता ही बढ़ता है। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कि अगर मैं डीसी ट्रांसमिशन और एसी ट्रांसमिशन की बात करूं तो कोरोना लॉस किसमें ज्यादा होगा? बाकी सारी चीजें सेम है, कंडक्टर सेम है, सब कुछ सेम है। हेलो, हाँ बच्चों, एसी में ज्यादा होगा AC सर। में एसी में ज्यादा होगा, क्यों? सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डीसी डिपेंड जीरो करता है। होता है सर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे केवल और केवल जो कोरोना लॉस होगा, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में करें बात, तो वो केवल और केवल जो आपके कन्वर्टर यूनिट होते हैं ना, उनके हार्मोनिक्स की वजह से होगा। यानी जो आप कन्वर्टर का मतलब ये रेक्टिफायर या इन्वर्टर जो यूज करते हैं उसकी वजह से जो हार्मोनिक कंटेंट आते हैं उनकी वजह से होगा। अदरवाइज डीसी के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। जीरो होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एसी ट्रांसमिशन के रेस्पेक्ट में डीसी ट्रांसमिशन में जो कोरोना लॉस होगा वो कम होगा। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो एचवीडीसी या डीसी ट्रांसमिशन हैज लेस कोरोना लॉस विद रिस्पेक्ट टू एसी ट्रांसमिशन। ये एक एक नंबर क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। ये सब क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हार्मोनिक्स के अगर मौजूदगी में कोरोना लॉस बढ़ जाता है, एचवीडीसी में कोरोना लॉस ऑब्वियस बात है कि एसी ट्रांसमिशन से कम ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक फैक्टर क्लियर हुए होंगे कि इलेक्ट्रिक फैक्टर क्या है जो कोरोना लॉस को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ लाइन फैक्टर। तो किन किन कंडीशन पे ये डिपेंड कर सकता है लाइन फैक्टर? कौन बताएगा?
Number of तो conductors. नंबर Sir, ऑफ radius कंडक्टर, and distance between conductors. वेरी गुड। Diameter. हाँ, आ, बहुत सही। मैकेनिकल टर्म पे डिपेंड, कंडीशन ऑफ लाइन फैक्टर का मतलब होता है कि मैकेनिकल टर्म, यानी पहला अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ कंडक्टर, जो आपका रेडियस ऑफ कंडक्टर है, उस केस में अगर आप कोरोना लॉस को देखो तो पीसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है। क्लियर है? कोरोना लॉस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है। लेकिन क्या रेडियस पे और भी कोई चीज डिपेंडेंट होता है? क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या रेडियस पे डिपेंडेंट होता है? Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है? वीसी को तो क्या बताया था मैंने, आर जी नॉट डेल एम एल एन डी बाई आर, ये बताया था ना मैंने। यहाँ पे क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज भी आर पे डिपेंडेंट है। तो हमारा यहाँ पे जो कोरोना लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपी माइनस वीसी का होल स्क्वायर भी है। और वीसी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एल एन डी बाई आर है। क्लियर? हालांकि यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में डी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है तो हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे वीसी अप्रोक्सीमेटेड प्रोपोर्शनल टू आर आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेटेड, क्योंकि एल एन डी बाई आर की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू जो होती है आर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है, तो अगर मैं इसको एल एन डी माइनस एल एन आर भी लिखूं तो एल एन डी के रेस्पेक्ट में एल एन आर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर है चीज? हेलो, क्लियर है बच्चे चीज? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन आर होती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कोरोना लॉस जो है यानी पीसी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है। यानी अगर मैं रेडियस को बढ़ाता हूँ, ये बात ध्यान से सुनना, रेडियस को अगर मैंने बढ़ाया तो पीसी तो एक तरह से बढ़ रहा है। क्लियर? लेकिन साथ ही साथ जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है वीसी, उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये डायरेक्टली हो रहा है और ये क्या है, इनडायरेक्टली। और वीसी बढ़ने के साथ साथ अब क्या होगा, वीपी माइनस वीसी का जो होल स्क्वायर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो आपका पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इनडायरेक्ट वे है, अगर हम इनडायरेक्ट वे के टर्म में बात करें तो पीसी की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्लियर? तो फर्स्ट कोरोना रिलेशन से आपने क्या देखा कि अगर कंडक्टर का रेडियस आप बढ़ाते हैं तो कोरोना लॉस में इंक्रीमेंट होता है। सेकेंड टर्म आपको क्या बता रहा है कि अगर आप रेडियस को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज बढ़ता है, जिसकी वजह से कोरोना लॉस कम होता है। तो होता क्या है इसमें कि ये तुम्हारा रूट टर्म है, अंडर रूट में ये तुम्हारा स्क्वायर टर्म होता है। तो तुम खुद अपने दिमाग से बताओ कि कौन सा टर्म ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगा, यानी कौन सा टर्म किसके ऊपर हावी हो जाएगा। एक पे पावर 1/2 है, दूसरे पे पावर स्क्वायर का। Square. वेरी गुड। यानी स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा, प्रीडोमिनेंट हो जाएगा किसके ऊपर, रूट आर के टर्म के ऊपर। यानी जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है रेडियस बढ़ने की वजह से, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज का बढ़ना, वो क्या हो जाता है, वो आपका हावी हो जाता है। यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म मतलब जो आपका वीसी की वजह से मिल रहा है, सेकेंड टर्म इज क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ओवर, क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, ये लिख सकते हैं ना कि सेकेंड टर्म इज मोर डोमिनेंट या मोर प्रीडोमिनेंट ओवर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज द रूट आर। क्लियर? तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हावी हो रहा है फर्स्ट टर्म पे। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिल रहा है हमको, ओवरऑल कंक्लूजन ये मिल रहा है कि इफ वी इंक्रीज रेडियस देन कोरोना लॉस, यानी पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो कोरोना लॉस रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीजेस। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है सबको, ये कैसे Yes, हो रहा sir. है? ठीक है। तो एक तो फैक्टर हो गया रेडियस ऑफ कंडक्टर का। दूसरे फैक्टर की तरफ हम आते हैं
दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? D. स्पेसिंग। वेरी गुड। स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर यानी डी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर की तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा अगर मैं डी को बढ़ाता हूं तो? बताओ। अगर मैं डी को बढ़ाता हूं तो क्या होगा? फिर से वही चीज है। पीसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। और साथ साथ बीसी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन डी बाई आर है। एक ही जगह डी का एक्सप्रेशन आता है। ठीक है। इस केस में दोनों केस में देखना है यहाँ पे, दोनों केस में अभी हम देख लेंगे। मान लो मैंने डी को बढ़ाया तो कोरोना लॉस क्या हुआ? डायरेक्टली भी रिड्यूस हुआ। मान लो मैंने डी को बढ़ाया तो वीसी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ी। जब वीसी बढ़ा आपका तो उस कंडीशन में क्या होगा? वीसी अगर आपका बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वीपी माइनस वीसी का होल स्क्वायर, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। यानी कुल मिला कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि अगर आप स्पेसिंग इन बिटवीन कंडक्टर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि कोरोना लॉस रिड्यूस होगा। यानी अगर स्पेसिंग को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो पीसी की वैल्यू आपकी होनी ही होनी। इंक्रीज देन कोरोना लॉस इज रिड्यूस। दोनों टर्म की अगर हम बात करें क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव का लॉजिक भी लें और हम अपना डायरेक्ट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लॉजिक है वो भी लें तो दोनों केस में ये चीज आ रही है। तो ये चीज क्लियर हुआ सबको? हेलो। Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा क्या मैकेनिकल टर्म हो सकता है? और क्या बताया था मैंने पहले के लेक्चर में? अगर तुमको तो याद हो तो बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड। जब सरफेस मतलब एज होता है, जब स्टैंडर्ड कंडक्टर हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी थी। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है ना? प्रोफाइल ऑफ कंडक्टर। प्रोफाइल ऑफ कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि आपका कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप में है, आपका कंडक्टर ओवल शेप में है। यानी एक तरह से प्रोफाइल का मतलब शेप ऑफ कंडक्टर हो गया। जनरली हम क्या लेते हैं? जनरली हमारा जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है। मान लो अगर शेप आपका स्क्वायर शेप हो जाए तो स्क्वायर शेप में क्या आ गया? एज आ गया। एजेस की वजह से क्या होता है? क्या बताया था मैंने? अगर कोरोना आपके होगा। शार्प एजेज होती है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है? मतलब फील्ड, कोरोना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? कोरोना लॉस इंक्रीज होगा। होता है तो उसके लिए मैंने क्या रीजन बताया था? Yes. हेलो। रीजन क्या बताया था मैंने? देखो ये बार बार डिस्कस हो चुका है। शेप ऑफ कंडक्टर अगर मान लो ये चीज क्लियर है कि अगर आपका सिलिंड्रिकल शेप है, इफ वी हैव सिलिंड्रिकल शेप, वी हैव सिलिंड्रिकल शेप। सिलिंड्रिकल शेप का मतलब क्या हो गया? जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो क्या होगा? एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा। तो इट हैज ऑलवेज ऑलवेज less coronal loss with respect to the other shapes. Always less coronal loss with respect to other shapes. Other shapes. क्यों?
क्यों? क्योंकि बाकी शेप्स में एजेज होते हैं, उस एजेज में क्या हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, क्योंकि एजेज होगा तो आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको नहीं दिखेगा। एजेज होने की वजह से जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उस कंडीशन में आपका कोरोना लॉस इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ग्रेडियंट बढ़ा तो कोरोना लॉस आपका बढ़ना ही बढ़ना। क्लियर? तो विद रिस्पेक्ट टू द अदर शेप्स में बस यही हो जाता है कि देयर, मतलब अदर शेप्स का मतलब क्या होगा, मोर एजेस सरफेस, यानी आपके जो सरफेस पे एजेज होंगे वो ज्यादा होंगे। जब एजेज होंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज यूनिफॉर्म नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपका जो लॉस टर्म है वो बढ़ ही जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? ठीक है। तो मेन क्या होता है कि शार्प एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखना चाहिए। जैसे मैंने अगर सर्कल ले लिया तो सर्कल के 4 कोने होते हैं, तो वहां पे सरफेस आपका, सरफेस पे एज मिल गया। क्लियर? ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडक्टर लेता हूं तो वहां भी क्या है, एजेज है, वो शार्प नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कंडक्टर लेता हूं तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कंडक्शन सेक्शन मिल जाता है। तो ये सब चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी, और ये बताया था कि ड्यू टू दिस स्टेप्स आपके जो कोरोना लॉस की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। वो बस इसलिए वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि शार्प एंड जो होते हैं ना वहां पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाते हैं। बाकी जगह तो यूनिफॉर्म रहते हैं, लेकिन जो शार्प एजेज है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वो ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो ये जो एजेज है ना, इस एजेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो नॉन यूनिफॉर्मिटी को शो करने लगता है। इस वजह से आपका कोरोना लॉस बढ़ जाता है। जबकि अगर आपका सिलिंड्रिकल शेप है तो वो पूरा का पूरा एक स्मूथ सरफेस है। क्लियर है चीज? ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसके अलावा, शेप ऑफ कंडक्टर के अलावा क्या हो सकता है? एनीवन? Number of conductors per phase. नंबर ऑफ कंडक्टर्स, वेरी गुड। नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ऑब्वियस सी बात, हम पर फेज एनालिसिस करते हैं, पर फेज लाइन का ही सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे ये पर फेज है। नंबर ऑफ कंडक्टर, ये पर फेज नंबर ऑफ कंडक्टर्स कब बढ़ जाता है, जब हम बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं। तो बंडल्ड कंडक्टर का हम यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इफेक्टिव रेडियस, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इफेक्टिव रेडियस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Increase. जब इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है तो फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज यूज करने का मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में आप हाई वोल्टेज के लिए, फॉर हाई वोल्टेज आप क्या कर रहे हैं, बंडल कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं, यूज बंडल कंडक्टर। तभी तो आपका क्या हुआ, बंडल कंडक्टर का केस तभी आएगा जब पर फेज में आप नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ा रहे हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्लियर? बंडल्ड कंडक्टर यूज करने का मतलब ही होता है कि इफेक्टिव रेडियस आपने इंक्रीज कर दिया, यानी जो क्रॉस सेक्शनल व्यू था, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, उसको आपने बढ़ा दिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो फील्ड होता है ये क्या करेगा, रिड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जब आपका फील्ड रिड्यूस होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हेलो, फील्ड रिड्यूस होगी तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, Increase हो जाएगा. डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज के फार्मूले में जी नॉट की वैल्यू 21.1 है। क्लियर? तो वो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज का फार्मूला आपके पास आ चुका है, वो आपके लिए क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज का फार्मूला है। अब ये कहा जा रहा है इस जी नॉट की वैल्यू, वो तो फिक्स क्वांटिटी है कि उसी क्वांटिटी पे आपको क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज मिलना ही मिलना है। यानी वीसी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस कंडीशन क्या हो जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। अगर इसके रेस्पेक्ट में हम अगर वीसी देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होगा बंडल कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब वीसी आपका इंक्रीज कर जाएगा, देखो वीसी आपने एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया है, ये आपके लिए रेफरेंस वैल्यू है, जो आर जी नॉट डेल एम एल एन डी बाई आर होता है, जहां पे जी नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, वो आपके लिए वीसी है। अगर फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो वीसी आपका फिक्स है, फील्ड रिड्यूस होने की वजह से आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी।
तो आपका VC क्या है, उस वैल्यू से ज्यादा है, यानी एक तरह से जो VC की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, यानी आपका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। जब क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज बढ़ गया बंडल कंडक्टर के केस में, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही चीजें, Vp माइनस VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो ओवरऑल कोरोना लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोरोना लॉस की वैल्यू। इसीलिए कहा जाता है कि कोरोना लॉस को डिक्रीज करने के लिए हम स्पेसिंग भी बढ़ाते हैं और रेडियस भी बढ़ाते हैं। अभी हमने देखा रेडियस बढ़ने की वजह से कोरोना लॉस रिड्यूस हो रहा है, अभी हमने देखा कि स्पेसिंग बढ़ाने से यानी नंबर ऑफ बंडल कंडक्टर यूज करने से आपका क्या हो रहा है, ओवरऑल इफेक्टिव रेडियस बढ़ रहा है, जिस वजह से आपका कोरोना लॉस कम हो रहा है। क्लियर, क्लियर है चीज, Yes, sir. ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका बंडल कंडक्टर होने की वजह से ये एक्चुअली क्या है, देखो रेडियस बढ़ाने वाला फिनोमिना तो हमने ऊपर देख लिया है ना, तो अगर नीचे नहीं क्लियर हो रहा हो तो रेडियस जब बढ़ती है तो क्या हो रहा है, कोरोना लॉस रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल यही समझो, बंडल कंडक्टर यूज किया, इफेक्टिव रेडियस बढ़ा, VC की वैल्यू इंक्रीज करी, जिस वजह से आपका क्या हो गया, Vp माइनस VC का होल स्क्वायर रिड्यूस हो गया। सिंपल सा मतलब यही, क्लियर है चीज, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज यूज कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर बंडल कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो आपका कोरोना लॉस रिड्यूस होना है। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, और क्या फैक्टर हो सकते हैं, बताओ बच्चों। अच्छा, अगर लोड करंट है तो लोड करंट की वजह से हीटिंग भी हो सकती है क्या, मतलब सर्किट अगर कंप्लीट है तो कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हीटिंग का फिनोमिना होगा। Yes, sir. हीटिंग ऑफ कंडक्टर इसकी वजह से बाई लोड करंट, यानी सर्किट अगर कंप्लीटेड है तो उस कंडीशन में लोड करंट तो होगा ही होगा, उस लोड करंट के कॉन्टिन्यूस फ्लो से आपका हीटिंग का फिनोमिना अकर्स होगा ही होगा। क्लियर, तो डायरेक्ट हीटिंग का कोई फिनोमिना नहीं होता है। हीटिंग का फिनोमिना इन द सेंस तुम ये समझ लो कि अगर मान लो कि हीटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका फॉग या स्मॉग आपके कंडक्टर्स पे है, तो उसमें कोई कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर, तो जब कोई कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हेलो, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, भाप का बनना, वाष्प बनना, यानी अगर हीटिंग है तो कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ फॉग और ड्यू के केस में ना होने का मतलब वो सरफेस पे आएंगे ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब सरफेस पे वो ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होना है, कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ा है सबने, हेलो। Yes, sir. पढ़ा है. तो हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, तो फॉग है या ड्यू है उसमें कोई कंडेंसेशन नहीं हो, या मान लो अगर हीट हो रहा है तो उस कंडीशन में देयर इज नो कंडेंसेशन इन केस ऑफ फॉग, इन फॉग एंड ड्यू, फॉग और ड्यू के केस में जब कोई कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होगा, यानी ये चीज वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या हो रहा है आपका कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, अगर सरफेस पे ये मौजूद ही रहेंगे, ये जो आपका ड्यू या जो आपके बाकी सारे मतलब वाटर से रिलेटेड चीजें हैं वो मौजूद रहेंगी सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा, कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, Increase. क्लियर। तो हीटिंग की वजह से अगर जो लोड करंट है, मान लो लोड बढ़ाते जाते हैं तो ऑब्वियस बात है लोड करंट बढ़ता जाता है, तो हीटिंग की वजह से इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत कोरोना लॉस बढ़ जाता है ड्यू टू ऑल दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो कोरोना लॉस क्या होता है, हीटिंग की वजह से इंक्रीज करता है। क्लियर है चीज,
इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? सुशील, सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो सकता है क्या सर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो तो आ गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे कोरोना लॉस का कोई चीज डिपेंड कर रहा है फॉर्मूले में? यहाँ पे नहीं एयर सर। डेंसिटी, हीटिंग ऑफ एयर डेंसिटी फैक्टर था ना, तो इस वजह से ये चीज इनडायरेक्ट वे में आ गई। देखो, एक सबसे मेन चीज है, वो तुम लोग के दिमाग में नहीं जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लाइन। देखो, यहाँ पे सारी चीजें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज से कोरिलेटेड है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लाइन, अगर हम थ्री फेज लाइन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, या तो वर्टिकली स्पेस्ड होता है या फिर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली स्पेस्ड होता है। यही चीज पढ़ा हमने। या तो वर्टिकली स्पेस्ड होगा, क्लियर। वर्टिकली स्पेस्ड का मतलब क्या होगा, तीन कंडक्टर ऐसे होंगे, क्लियर, जो न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं। हॉरिजॉन्टली स्पेस्ड होगा, क्लियर। यही तो होंगे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो। लाइन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा यही होगा। तुम मुझे ये बताओ, जो मिड कंडक्टर है, मैं आउटर कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिड में कंडक्टर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा? नेग्लिजिबल। फील्ड एंड इंटेंसिटी मैं आउटर कंडक्टर का तो सेम रहेगा, क्लियर। मैं फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मिड कंडक्टर पूछ रहा हूँ, जो मिड में क्या होगा, तो उस पर फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो। कंडक्टर मतलब ज्यादा मिडिल कंडक्टर। हाँ बेटा बोलो। मिडिल कंडक्टर में फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? एनीवन? राशिका, राशिका। यस सर। आउटर कंडक्टर के रिस्पेक्ट में जो मिडिल में कंडक्टर है उस पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा सर होगी या आउटर कंडक्टर के रिस्पेक्ट में कम? सर ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि दोनों कंडक्टर की वजह से प्रभाव आएगा उस पे, तो आप अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि हायर फील्ड इंटेंसिटी होगा मिडिल कंडक्टर पे विद रिस्पेक्ट टू द आउटर कंडक्टर, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, क्लियर। तो हायर फील्ड इंटेंसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू आउटर कंडक्टर। तो जो हाई फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है बर्नर कंडक्टर केस में। हाई फील्ड इंटेंसिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो मिडिल कंडक्टर होगा उसके लिए क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा। यानी क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज फॉर मिडिल कंडक्टर इज लेसर देन आउटर कंडक्टर, क्लियर। यानी आउटर कंडक्टर के रेस्पेक्ट में जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कम हो जाना है। जब क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Vp माइनस Vc का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, बढ़ गया। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका कोरोना लॉस है, यानी पीसी, पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीसी यानी कोरोना लॉस फॉर मिडिल कंडक्टर हैज, मिडिल कंडक्टर हैज मोर वैल्यू देन आउटर कंडक्टर। यानी आउटर कंडक्टर के रेस्पेक्ट में
क्या हो जाएगा ये, कोरोना लॉस की वैल्यू ज्यादा होगी मिडिल कंडक्टर के। क्लियर। तो कॉन्फ़िगरेशन का भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर मान लो हमने हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्पेस किया हुआ है, अगर मैंने एक ट्रायंगुलर एक सिमेट्रिकल वे में अगर हमने स्पेस किया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पे सेम इफेक्ट आना है। क्लियर। लेकिन अगर हमने हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्पेस किया हुआ है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाना है, अगर मैं इसको एक ट्रायंगुलर शेप के रेस्पेक्ट में देखूं, मैं मान लो कि आर आर डिस्टेंस ले लूं और टू आर डिस्टेंस हो गया, तो एक ट्रायंगुलर शेप के रेस्पेक्ट में देखूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोरोना लॉस मिड कंडक्टर या मिडिल कंडक्टर पे ज्यादा आ रहा है, यानी एक सिमेट्रिकल स्पेसिंग के केस में अनसिमेट्रिकल में क्या हो रहा है, कोरोना लॉस बढ़ जा रहा है। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इक्वेलेटरल स्पेस के ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो उस केस में आपका कोरोना लॉस ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू द सिमेट्रिकल केस। क्लियर। ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर मान लो अर्थ से, अगर कंडक्टर की हाइट अर्थ से ज्यादा है, अर्थ सरफेस पे जितना ज्यादा होता जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, पूछ रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में ये भी चीज आ जाएगा कि मतलब ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पे अवेलेबल है। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, अर्थ क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्लियर सबको। जब अर्थ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस ग्राउंड पोटेंशियल या उस अर्थ सरफेस से अगर हम लाइन की हाइट को बढ़ाते जाएं तो क्या होता जाएगा, हेलो, कैपेसिटेंस का इफेक्ट देखा था, ओवरऑल कैपेसिटी वैल्यू क्या हो रही थी ग्राउंड के इफेक्ट की वजह से, इंक्रीज हो रही थी। चीज हो रही थी, तो उस वजह से चार्जिंग करंट भी क्या हो जाएगा, अगर हम चार्जिंग करंट की बात करें तो चार्जिंग करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब चार्जिंग यानी रिएक्टिव पावर एक्टर से, मतलब चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, पावर कंपनसेशन से कोरिलेट करो इसको। जब चार्जिंग करंट इंक्रीज हो रही है यानी पावर कंपनसेशन ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कोरोना लॉस है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर, इसकी वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी ना। क्योंकि अगर तुमको याद हो उस फॉर्मूले में न्यूमरेटर में एच आ रहा था और डिनोमिनेटर में आर था। क्लियर, ऐसा ही कुछ आ रहा था। तो अगर एच की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उस कंडीशन में आपका जो इफेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस होगा उसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, जो कोरोना लॉस का टर्म है वो कम से कम होता जाएगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोरोना लॉस क्या होगा, रिड्यूसेड इफ वी काउंट। तो आप अगर वर्ड में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इफ वी काउंट इफेक्ट ऑफ अर्थ देन the conductor height increases from the earth surface अर्थ सरफेस से अगर कंडक्टर का हाइट बढ़ता ही जा रहा है तो उस कंडीशन में कोरोना लॉस रिड्यूस, कोरोना लॉस डिक्रीज ही होता जाए। क्लियर। कोरोना लॉस की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्लियर है चीज, हेलो। यस सर। सिंपल सा लॉजिक है इसका, चार्जिंग करंट से ही कोरिलेशन है इसका। क्यों, क्योंकि अगर एच की वैल्यू जितनी कम होती है, आप देखोगे डिनोमिनेटर में एच आता है, तो एच की वैल्यू जितनी कम होगी कैपेसिटिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, चार्जिंग करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। क्लियर। तो चार्जिंग करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कोरोना लॉस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपका हाइट बढ़ता जाएगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती जाएगी। आप फॉर्मूले में देखना, फॉर्मूले में समथिंग 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
ln d समथिंग प्लस मतलब √1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर करके कुछ आता है ना ये। हेलो, वो चीज देख लेना आप लोग यहाँ पे। वो चीज हम फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला मैं दिखा सकता हूँ। मैं कैपेसिटेंस का इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल गया था, ये मेरा फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एच की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, डिनोमिनेटर घट रहा है। डिनोमिनेटर घटने का मतलब क्या हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, एल एन डी बाई समथिंग की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। क्लियर है चीज, वही चीज है यहाँ पे और कुछ है नहीं, ठीक है। इसी से कोरिलेट कर लेना, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि एच की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो एच की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू घटना। क्लियर, इसकी वैल्यू घटने का मतलब क्या हो गया, एल एन समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाना। जब ये बढ़ जाना यानी कैपेसिटी में से क्या हो जाना, घटते जाना। तो जितना ज्यादा कंडक्टर का हाइट ऊपर होगा, इफेक्ट ऑफ अर्थ उतना ही कम होता जाता है। क्लियर, ये चीज हमने डिस्कस भी थोड़ा बहुत किया होगा वहां पे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या चीजें हैं जिसपे आपका कोरोना लॉस इफेक्टेड हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, हेलो, फैक्टर फैक्ट्री में कुछ पूछना है। सर इन सारे फैक्टर्स में मतलब हमारे कंट्रोल में क्या होता है, जैसे टाइम ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो होते नहीं है, तो बाकी सब कंट्रोल देखिए, करके हम कोरोना लॉस रिड्यूस कर सकते हमारे कंट्रोल में मतलब यहाँ पे देखो, कंट्रोलिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। मेन क्या होता है कि आपको हर चीज देखना है ना। कोरोना लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता, होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है तो आपको कोरोना लॉस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। क्लियर, तो ऐसा नहीं है कि हम डिजाइनिंग कोरोना लॉस के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। ठीक है, वो मैकेनिकल टर्म वगैरह पे डिपेंड कर रहा है, बट इतना भी नहीं है कि हम डिजाइनिंग कोरोना लॉस को जीरो करने के लिए उस बेसिस पे हम डिजाइनिंग करें। डिजाइनिंग के जो केल्विन लॉ ने जो अप्रोच दिया हुआ है उसी के थ्रू डिजाइनिंग करना हमें। हमें चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज करना है। उस चॉइस के बाद अब कोरोना लॉस का जो फैक्टर आया उसमें हम कैसे डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर सेम वोल्टेज लेवल के लिए हमें चीजें करनी है तो हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। हमें इकोनॉमिकल चॉइस करना पड़ता है। ये नहीं कि कोरोना लॉस के चक्कर में पड़ के हम अपनी इकोनॉमी गवा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, समझे। इसीलिए तो रेडियस बढ़ाने के बजाय हमने बंडल कंडक्टर यूज कर लिया। तो कोरोना लॉस मेन क्या है कि हाई वोल्टेज ऐसी ट्रांसमिशन में ही ज्यादा पाया जाता है। बहुत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में ही होता है। क्लियर, ओके सर। इसे ठीक है। तो अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज तो आपको पता ही चल गया क्या है। क्लियर, मैं अगर एडवांटेजेस की बात करूं तो बस एक ही एडवांटेज है इसका, जो कोरोना होता है। क्लियर, मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना बता रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर, सबसे मेजर एडवांटेज यही है कि जो कोरोना होता है, कोरोना बिहेव्स एज सेफ्टी वॉल, सेफ्टी वॉल की तरह बिहेव करता है। किस केस में, वॉल किस केस में, अगर मान लो स्विचिंग का फिनोमिना आता है, अचानक से मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाती है। इन केस ऑफ स्विचिंग का मतलब क्या हो गया, अचानक से लोड फ्लक्चुएट कर जाए। इन केस ऑफ स्विचिंग, क्लियर, लोड फ्लक्चुएट कर जाए। और इन केस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक यानी जो बिजली गिरती है उस केस में, इन केस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, इस केस में
ये एक सेफ्टी वॉल की तरह, मतलब उसके अराउंड होता है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अराउंड है ही, तो कंडक्टर वी हैव सेफ्टी वॉल ऑफ कंडक्टर, तो उस कंडक्टर के लिए एक सेफ्टी वॉल की तरह ट्रीट करता है जब ये एबनॉर्मल फिनोमिना अकर्स होता है। क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिसमें कोरोना मतलब एडवांटेजेस पर्पज में यूज किया जाता है, बहुत सारे बेनिफिशियल होते हैं इसके। ये जैसे वान डे ग्राफ जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, हमें कोई चीज प्रेसिपिटेट करना है, एनालाइज करना है, तो वहां पे कोरोना का रोल होता ही होता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रो प्रिंटिंग है, जहाँ पे हमें प्रिंटिंग करनी है, तो इन सब चीजों में यूज होता है। क्लियर। तो कोरोना मतलब ऑल्सो यूज इन, मतलब आप लिख सकते हो, अगर एडवांटेज की बात करें तो बेनिफिशियल बेनिफिशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जब तक आयनाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा आपका इलेक्ट्रो प्रिंटिंग होता है। क्लियर। प्रिंटिंग तभी पॉसिबल है जब एनर्जी विजिबल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है। इसके अलावा डिपोजिशन है, आयनाइजेशन काउंटिंग है, इन सब चीजों में यूज होता है आयनाइजेशन काउंटिंग। अगर कोई आयनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, उसकी आपको काउंटिंग करनी है, तो उस कंडीशन में कोरोना का रोल बेनिफिशियल रोल होता है। लेकिन अगर हम पावर सिस्टम के टर्म में बात करें, तो पावर सिस्टम के टर्म में कोरोना केवल और केवल एक ही एडवांटेज है कि लाइटनिंग स्ट्राइक या स्विचिंग फिनोमिना, यानी एबनॉर्मल फिनोमिना के अंदर ये सेफ्टी वॉल की तरह ट्रीट करता है। यानी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो सबसे पहले उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जाला है, जो एनर्जी कैरी कर रहा है, उसको तोड़ना पड़ जाता है। क्लियर। डिसएडवांटेज ऑब्वियस सी बात है, पावर लॉस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूसेस ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। क्लियर। दूसरा डिसएडवांटेज नॉइज। बेसिक नॉइज की वजह से क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस छोड़ता है आपके कम्युनिकेशन सिग्नल में, जिसकी वजह से आपका रेडियो इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। क्लियर। ठीक है। तो ये रेडियो इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना होता है, ये नॉइज की वजह से ही होता है, जो कि कम्युनिकेशन लाइन के सिग्नल में एक एडवर्स इफेक्ट छोड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो रिसेप्शन सिग्नल है, यानी जो टीवी सिग्नल या रेडियो सिग्नल रिसीविंग एंड से रिसीव हो रहा है, वो आपको प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं होगा। क्लियर। ये दो मेजर ड्रॉबैक है कोरोना के। मेरे ख्याल से कोरोना का ड्रॉबैक क्लियर हुआ होगा, एडवांटेज भी क्लियर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियो इंटरफेरेंस, लास्ट टॉपिक है ये, रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है, किसी ने पढ़ रखा है इसके बारे में थोड़ा बहुत? हेलो। ठीक है। चलो, नहीं पढ़ा है तो मैं बता ही देता हूँ। ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो इन्फ्लुएंस, इसको हम रेडियो इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। रेडियो इन्फ्लुएंस, तो ये एक तरह का नॉइज होता है। इट इज अ टाइप ऑफ नॉइज, इट इज अ टाइप ऑफ नॉइज। ये एक तरह का नॉइज होता है, जो किस में अकर होता है, ये अकर्स होता है, दैट अकर्स इन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है ना, एएम रेडियो वेव होते हैं, उसमें ये अकर्स होता है रेडियो सिग्नल। क्लियर। जो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं एएम, आपने एएम एफएम पल्स विद मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत। क्लियर। तो जो एएम रेडियो सिग्नल होते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, यानी जो कम्युनिकेशन लाइन में पाए जाते हैं, जैसा मैंने बताया था तुम लोग को इसके पहले भी, लास्ट वाले क्लास में भी डिस्कस किया था, कंडक्टर लाइन के ऊपर एक कैरियर सिग्नल कैरी करता हुआ कम्युनिकेशन लाइन भी होता है। तो ये जो नॉइज टाइप है वो अकर्स होता है एएम रेडियो सिग्नल में। और ये किसकी वजह से अकर हो रहा है,
ये अकर्स हो रहा है पावर कंडक्टर की वजह से। क्लियर? तो पावर कंडक्टर की वजह से ये नॉइज, रेडियो नॉइज अकर्स होता है। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है आपका, एक इंटरफेरेंस इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका, कोरोना नॉइज इंक्लूड इंटरफेरेंस विद रेडियो। ये चीज होने की वजह से आपका कोरोना क्या कर रहा है, जो कोरोना का नॉइज है, कोरोना नॉइज इंटरफियर विद कैरियर सिग्नल, इंटरफियर विद कैरियर सिग्नल का मतलब वही विद रेडियो सिग्नल। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं तो रेडियो सिग्नल भी आता है इसमें, टीवी सिग्नल भी आते हैं। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। क्लियर? तो जो कोरोना नॉइज है वही इंटरफियर कर रहा है इस सिग्नल के लिए। तो कोरोना नॉइज क्या होगा, कोरोना नॉइज किसकी वजह से, ऑब्वियस सी बात है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ लाइन जितना ज्यादा होगा, आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, कोरोना उतना ही ज्यादा अकर्स होगा, उतनी ही ज्यादा साउंड में होगा। तो वही चीज इंटरफेयर करते हैं रेडियो सिग्नल को, इसीलिए हम इस फिनोमेना कहते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि रेडियो इंटरफेरेंस होता क्या है। रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है ना, कि मतलब आप ये कह सकते हो कि और इस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव में दोनों तरीके से हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस की, जो आपका रेडियो इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका दोनों तरीके से हो सकता है। क्लियर? किसकी किसकी वजह से, यानी ये क्या हो रहा है इंटरफेरेंस, थोड़ा सा टाइम बस मैं लूंगा और ज्यादा परेशान मत होना तुम लोग। ये लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा हूँ। तो ये इंटरफेरेंस इन द कम्युनिकेशन लाइन होता है। जो कम्युनिकेशन लाइन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन लाइन किसके अलोंग है, अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। जैसा मैंने बताया था, जरूर ध्यान देना, ट्रांसमिशन लाइन के अलोंग जो आपका कम्युनिकेशन सेगमेंट गया हुआ है, ऊपर देखना बहुत पतली सी दो वायरें गई होती हैं। क्लियर? तो इंटरफेरेंस इन द कम्युनिकेशन लाइन है, किसकी वजह से ये इंटरफेरेंस होता है। क्लियर? दो चीजें हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट एज वेल एज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, बस खत्म होने वाला है। इन दो इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि आपका रेडियो इंटरफेरेंस का फिनोमिना अकर्स होता है। होता क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, करंट से रिलेटेड टर्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज से रिलेटेड टर्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये करंट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस करंट। क्लियर? और ये जो करंट सिग्नल होगा वो सुपर इम्पोज होगा किस पे, कम्युनिकेशन सिग्नल पे, विच सुपर इम्पोज ऑन द कम्युनिकेशन सिग्नल। क्लियर? तो जब ये कम्युनिकेशन सिग्नल पे सुपर इम्पोज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉइज क्या कर रहा है, इंटरफियर कर ही रहा है उस कम्युनिकेशन सिग्नल को, यानी सिग्नल क्या हो जाएंगे, सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड। सिग्नल में आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टॉर्शन मिल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या करेगा, इंड्यूसेड, जो चीज यहाँ पे आपका करंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट करेगा आपका इंड्यूसेड, वोल्टेज इंड्यूसेड वोल्टेज। क्लियर? जब ये वोल्टेज इंड्यूस करेगा इन कम्युनिकेशन लाइन में, तो सेम लॉजिक सेम चीज फिर से लिख देना आपको। जब ये कम्युनिकेशन लाइन में आपका वोल्टेज इंड्यूस कर दिया तो क्या हो जाएगा,
कि वोल्टेज सिग्नल को कैरी करना ना एक लो वोल्टेज लेवल के अप्लायंसेस के लिए बहुत ही इजी टास्क नहीं होता। लो वोल्टेज अप्लायंसेस का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो क्या होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज डिवाइस। लो वोल्टेज डिवाइस मतलब जो मिली वोल्ट पे या माइक्रो वोल्ट लेवल पे होता है। जब आपका वोल्टेज कम्युनिकेशन लाइन में आ जाएगा जो कि हाई वोल्टेज है, जो किलो वोल्ट में है और मेगा वोल्ट में है, अगर आपका कम्युनिकेशन लाइन वोल्टेज जो मिली वोल्ट में ऑपरेट होता है या 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, उसमें अगर ये इंड्यूस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट की वजह से तो चलो सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, जो लो वोल्टेज पे काम करता है, वो कभी इसको कैरी नहीं कर सकता, वेरी डेंजरस। ऑब्वियस सी बात है डेंजरस होगा इन हैंडलिंग द इन हैंडलिंग द सिग्नल, हैंडलिंग, हाँ ठीक है, इन हैंडलिंग द सिग्नल एट रिसीविंग एंड। यस, रिसीविंग एंड पे इस सिग्नल को हैंडल करना उसके लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज अप्लायंसेज ही यूज करते हो। क्लियर, जो भी आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करो या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन यूज करो, वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। और सिग्नल अगर आपका 12 वोल्ट के बजाय किलो वोल्ट में एनर्जी कैरी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस अप्लायंस को वहीं पे खत्म कर देगा। क्लियर, तो इस ये दो इफेक्ट आते हैं। मेन डिस्टॉर्शन जो होता है, जो रेडियो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है, वो केवल और केवल मतलब अगर हम मेजॉरिटी देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना पे ज्यादा फोकस होता है। तो ये दोनों इफेक्ट हैं जिसकी वजह से आपको रेडियो इंटरफेरेंस मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको रेडियो इंटरफेरेंस क्लियर हुआ होगा क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में बात करूँ तो दो टर्म होते हैं रेडियो इंटरफेरेंस के लिए। आर आई इक्वल टू, यानी रेडियो इंटरफेरेंस होता है आपका कांस्टेंट सी ई मैक्स, जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, इंटू 2 पावर n डेसिबल होता है। क्लियर, या फिर और जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है वो आपका, वो आपके डायमीटर पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपका वोल्टेज फिक्स है तो उस कंडीशन में वो केवल केवल डायमीटर से फोकस होता है। डेसिबल, किसी भी सिग्नल की यूनिट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे देखना किसी भी सिग्नल की यूनिट जो होती है वो डेसिबल में होती है, और जो एन की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 5 to 7 के बीच में होता है, एन इक्वल टू 5 to 7 होता है। क्लियर, और सी यहाँ पे कांस्टेंट है, ई मैक्स आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपका वोल्टेज फिक्स है तो वो रेडियस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस को मापने की कोशिश करूं कि आप अगर रेडियो नॉइज के को मेजर करना चाहते हैं तो डेसिबल में भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्सो मेजर्ड इन माइक्रो वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्टेज पर मीटर में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर, हालांकि आप इसको लॉगरिथम स्केल में ले जाके डेसिबल में भी मेजर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें, और ये यूनिट यहीं पे खत्म है। ठीक है, तो आप लोग